मिशन बोर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 की आरबीएससी संजीव टेस्ट हल करेंगे, जो वन लाइनर और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की श्रृंखला लेके आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन एलाइज्ड मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन अर्थात नॉन एलाइज्ड मूवमेंट का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो वो रहेगा बच्चों, प्रथम सम्मेलन या प्रथम बैठक बेलग्रेड में हुई थी। बेलग्रेड नामक शहर में, जो वर्तमान में पड़ता है सर्बिया में। सर्बिया देश में वर्तमान में बेलग्रेड नामक शहर में प्रथम बैठक आयोजित हुई। दूसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था? मिखाइल गोर्बाचेव जो सोवियत संघ यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति हुए, उन्होंने इस्तीफा कब दिया? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दिया मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दिया 1991 में इस्तीफा दिया, और इसी के साथ सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ 15 गणराज्यों में टूट गया। सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का पतन हो गया। दो ध्रुवीय विश्व का अंत। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन का गठन कब हुआ? दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क, या फिर आप बोलोगे दक्षेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना या इसका गठन कब हुआ? तो गठन रहेगा 1985 में। सन 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना हुई, और एशिया महाद्वीप के दक्षिण जो देश थे, इनका एक सहयोगी संगठन था या पारस्परिक सहयोग प्राप्त करने के लिए, और इसका मुख्यालय रहेगा काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है। काठमांडू नेपाल दक्षेस का मुख्यालय रहेगा। वर्तमान में सदस्य देश 8 देशों ने मिलकर इस संगठन को गतिशील बनाए रखा है। अगला क्वेश्चन है, बांडुंग सम्मेलन कब संपन्न हुआ? सम्मेलन है बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग पड़ता है इंडोनेशिया में। तो बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1955 में। एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के 9 स्वतंत्र देशों के आपसी सहयोग के लिए एक मंच तैयार किया गया था बांडुंग सम्मेलन में। बांडुंग सम्मेलन हुआ 1955 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 15 मार्च 1950 को। देखो, आजादी के बाद औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक सलाहकारी आयोग बनाया गया, जिसका नाम रखा गया था योजना आयोग।
और इसकी स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? द्रविड़ आंदोलन जो दक्षिण भारत में हुआ था, द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता या जनक देखो, द्रविड़ आंदोलन क्या था? दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध किया जा रहा था, हिंदी भाषा का विरोध किया जा रहा था। इसी को लेकर ईवी रामास्वामी नायकर ने यह आंदोलन शुरू किया था। एक अलगाववादी आंदोलन बोल सकते हैं। इसका एक प्रसिद्ध नारा था इस आंदोलन का, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण हर दिन घटता जाए। यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात की है, दक्षिण हर दिन घटता जाए। अगला क्वेश्चन है भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप है। भारतीय दलीय व्यवस्था अर्थात एक दलीय है, बहुदलीय है या द्विदलीय। तो कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? तो वो रहेगी बच्चों बहुदलीय व्यवस्था। अर्थात यहाँ पे कितनी भी राजनीतिक पार्टियां बन सकती है, चुनाव में भाग ले सकती है। अगला क्वेश्चन है क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? अमेरिका का जो नजदीकी द्वीपीय देश था क्यूबा, उसमें सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलें जो तैनात की थी, वो कब हुआ था? तो क्यूबा का मिसाइल संकट, क्यूबा जिसे बाउल ऑफ शुगर भी कहा जाता है, शुगर का कटोरा, बाउल ऑफ शुगर, चीनी का कटोरा। तो क्यूबा का मिसाइल संकट हमें बताना था। ये हुआ था बच्चों अक्टूबर 1962 के समय। अक्टूबर 1962 के समय क्यूबा का मिसाइल संकट, जो कि शीत युद्ध का एक बड़ी घटना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई? तो ये रहेगा बच्चों 1990 के दौरान शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, जिसका मूल मंत्र था आघात पहुंचाकर उपचार करना। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? देखो, दो मॉडल थे, एक समाजवादी और एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी थी वो यूएसएसआर के पास थी, और पूंजीवादी थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के पास थी। तो भारत ने कौन सी अपनाई? भारत दोनों ही गुटों के पास नहीं गया, तो इन्होंने दोनों का मिश्रण कर लिया। दोनों का मिश्रण करके मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है मैक-मोहन रेखा जिन दो देशों के मध्य है उनके नाम बताने हैं। यानी मैक-मोहन रेखा किन देशों की सीमा बनाती है? अगला क्वेश्चन है अपना मैक-मोहन रेखा। तो बच्चों मैक-मोहन रेखा रहेगी भारत और चाइना के
मध्य सीमा रेखा को मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? जनता पार्टी की जब सरकार बनी 1977 में, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी का मतलब है वो प्रधानमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम, प्राइम मिनिस्टर, जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी, और वो रहेंगे मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। तो इस प्रकार आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुचयनात्मक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह खालिस्तान की पत्तियां जो विश्व शांति का संकेत करती है। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है या प्रतीक है यूएनओ का, उसमें जैतून की पत्तियां हैं, उसमें जैतून की पत्तियां लगी हुई है जो विश्व शांति का प्रतीक है, विश्व शांति का संदेश देती है। विश्व शांति के लिए जैतून की पत्तियां लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा की खालिस्तान धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा से को ज्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है, अर्थात बाहरी खतरे की बात की है, सीमा पार के खतरे की बात की है। और ऐसा परंपरागत सुरक्षा का जो परंपरागत सिद्धांत है या परंपरागत धारणा है, उसमें ऐसा माना जाता है कि सीमा पार जो खतरा होता है वो अधिक होता है, ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? यानी प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री बताना है आप। संचार मंत्री तो वो रहेंगे रफी अहमद किदवई नामक व्यक्ति थे जो प्रथम मंत्रिमंडल में, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री का पद सुशोभित किया था। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का प्रभाव सबसे प्रभावकारी समाधान वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकना है, अर्थात पृथ्वी का जो औसत तापमान, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, उसको रोककर वैश्विक तापमान को नियंत्रित कर किस समस्या का हल किया जा सकता है? तो वो है ग्लोबल वार्मिंग। हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान वैश्विक तापमान या वैश्विक उष्णन को नियंत्रित कर कम करके ग्लोबल वार्मिंग को हल के समाधान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह किस पार्टी के संस्थापक थे? तो या लोकदल की स्थापना किसने की थी? चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, चौधरी चरण सिंह ने लोकदल, मुख्यतः ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय पार्टी थी, यूपी की उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी थी, उसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन है? तो बीएसपी के संस्थापक रहेंगे कांशीराम। इन्होंने बीएसपी की स्थापना की थी और इसी पार्टी से भारत की प्रथम महिला दलित मुख्यमंत्री सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है आपका,
बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? वॉल ऑफ बर्लिन की बात की है। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? वॉल ऑफ बर्लिन। तो देखिए, एक तो ये शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती है, शीत युद्ध कोल्ड वॉर का प्रतीक मानी जाती है। दूसरा पूंजीवाद, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व साम्यवादी अर्थव्यवस्था के संघर्ष का भी प्रतीक है। तो बर्लिन की दीवार जो जर्मनी में थी वो शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती है। आगे है समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? देखो, यूएसएसआर का जन्म कब हुआ? तो यूएसएसआर का जन्म होता है 1917 में। 1917 में की समाजवादी क्रांति के बाद यूएसएसआर का गठन हुआ या यूएसएसआर का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है आपके व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन जो समाजवादी क्रांति के जनक माने जाते हैं, समाजवादी रेवोल्यूशन क्रांति के जनक माने जाते हैं। किस पार्टी के संस्थापक थे? तो ये थे बोल्शेविक। इनकी पार्टी का नाम था बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी व्लादिमीर लेनिन ने, जो समाजवादी क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला है बाल्टिक गणराज्य। बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो देखो, बाल्टिक गणराज्य में मुख्यतः 3 देश शामिल हैं। ये रहेंगे आपके लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया। ये 3 देश है जो बाल्टिक सागर के पास पाए जाते हैं, इसलिए इनको बाल्टिक गणराज्य बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहले रफ कर लेते हैं, उसके बाद बोर्ड छोटा पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ? अमेरिका में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, जिसे 9/11 या 9/11 कहा जाता है। ये हमला कब हुआ? 9/11। तो ये हुआ था बच्चों 11 सितंबर 2001 को। अमेरिका में महीना पहले और तारीख बाद में, अपने से उल्टा है, इसलिए 9वां महीना सितंबर रहेगा, तारीख रहेगी 11। तो 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध को किस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध, खाड़ी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम था इसका। इसका मतलब प्रथम खाड़ी युद्ध, जिसमें मुख्य भूमिका अमेरिका ने निभाई थी और इराक पर हमला किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन यानी पर्यावरण को बचाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ?
तो अर्थ सम्मेलन हुआ था 1992। स्थान है रियो डी जेनेरिया, रियो डी जेनेरिया, और ये पड़ता है दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राजील में। रियो डी जेनेरिया नामक स्थान पर 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल है? साझी विरासत अर्थात जिस पर संपूर्ण मानव जगत का साझा हिस्सा होता है, साझा अधिकार होता है। तो इसमें देखो वायुमंडल, इस पे सबका हक है बराबर का, वायुमंडल हो गया, अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया, और आपका महासागर हो गए, ये सब साझी विरासत में आते हैं। और आप बाहरी अंतरिक्ष, ये भी साझी विरासत के अंतर्गत ही आता है। इस पे कोई भी देश या कोई भी संस्था शोध कार्य कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक सामाजिक मंच क्या है? तो वैश्विक सामाजिक मंच है वैश्वीकरण का विरोध करने वाले मजदूरों, युवकों, महिलाओं का व कार्यकर्ताओं का एक मंच है। देखो इसको वैश्वीकरण को समझते हैं पहले। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण दूसरा नाम होगा भूमंडलीकरण। इसको भूमंडलीकरण भी कह सकते हैं। अब वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण, संचार और परिवहन के साधनों ने जैसे जैसे तरक्की की, पूरा विश्व की जो दूरी थी या पूरे विश्व में एक इंसान की पहुंच थी, वो सीमित होती गई, दूरी कम होती चली गई। और इस वैश्वीकरण का मतलब होता है विचार, पूंजी, संस्कृति आदि का प्रवाह है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करना। तो वैश्विक सामाजिक मंच एक ऐसा मंच है जिसमें वैश्वीकरण का विरोध करने वाले पर्यावरणविद हो, मजदूर हो, युवक हो या महिला कार्यकर्ता हो, जिनको एक वैश्विक मंच प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नामदेव ढसाल कौन थे? नामदेव ढसाल ये एक मराठी के प्रसिद्ध कवि थे। मराठी के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने शोषित व दलित जातियों के उत्थान के लिए लिखा है, उन पे हो रहे अत्याचारों के बारे में लिखा है। अगला क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्जाम में आया, वो भी था, कवि द्वारा सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर कविता में यह शब्द किसके लिए आया है? तो यह शब्द आया है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों के मसीहा के रूप में सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर कहा गया है इनको। इस प्रकार आपके वन लाइनर क्वेश्चन का पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आपकी तैयारी के लिए आशा है कि ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी और आप अपने साथियों, क्लासमेट्स के लिए इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी में धार दी जा सके। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। थैंक्स, धन्यवाद।